गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक गुप्ता आपके लिए से फिर से लेकर हाजिर हूं टॉप 20 जीएस क्वेश्चन। ये एलांगने जंग सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है और एलांगने जंग सीरीज का कौन सा वीडियो है? 14 नंबर का। यानी कि अब तक 13 वीडियो डल चुका है और 13 वीडियो में आप देख चुके होंगे कि आपका जो कंटेंट है किस लेवल का है। तो ये लेवल थोड़ा सा अपर लेवल है और ये आपका एसएससी जीडी आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट 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 साबित होंगे। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का जीएस क्वेश्चन का शुरुआत। ठीक है, ये हमारा सक्सेस कोचिंग है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन सेंटर के लिए। अभी क्रैश कोर्स चल रहा है तो आपके लिए बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है? ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा। मेरा पेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा बोल रहा है। तो विंध्याचल पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी कहां पे है? ये आपका पहाड़ी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रीजन में पाया जाता है। और ये विंध्याचल और सतपुड़ा, जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाली जो पहाड़ी है विंध्याचल है, विंध्याचल, और नीचे वाली क्या है? सतपुड़ा। सतपुड़ा, ठीक है। इसी के पास से एक और क्षेत्र है, यहाँ पे पहाड़ है, इसको क्षेत्र बोलते हैं अमरकंटक। अमरकंटक, जहां से एक नदी का उद्गम होता है और ये विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से चीरते हुए पार होती है। और ये कौन सी नदी से पार होती है? कौन सी पार होती है? रिफ्ट घाटी से। रिफ्ट घाटी, यानी रिफ्ट घाटी क्या होती है? भ्रंश घाटी। यानी कि इसका मतलब हो गया कि दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। और ये पास होने वाली कौन सी नदी है? ये आपका नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है और विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होता है। उसी के जैसा सतपुड़ा और नीचे जो मैकाल वाले पहाड़ी है, मालवा वाला प्लेट्यू, यहाँ पे मालवा, इसके बीच से भी एक और नदी पास होती है जो इधर नर्मदा के साथ साथ पैरेलली बहती है, वो है तुम्हारा तापी नदी। ठीक है, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक से एक और नदी उद्गम होती है, सोन नदी, और एक छोटी नदी होता है जिसको बोलते हैं जोहिला रिवर। ठीक है, तो दुनिया में एकमात्र ऐसा जगह है जहां से 3 नदियों का निकलना और तीनों का 3 डायरेक्शन होना, वो कौन सा? अमरकंटक। और इसी तरह से नर्मदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। सिंधु नदी आपको बताए हैं, सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और पाकिस्तान से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। कोसी, ये गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम नेपाल की पहाड़ियों से होता है और गंगा में जाके मिल जाती है। गोदावरी, ये दक्षिण भारत की नदी है जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, देखिए बहुउद्देशीय परियोजना को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, या सीधा सिंपल भाषा में डैम्स। ठीक है, डैम्स कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना को। और बहुउद्देशीय परियोजना भारत में सबसे पहले आजादी के बाद 1948 में बनाई गई। 1948 में कौन सी नदी में बनाई गई? यह बनाई गई हमारा झारखंड का पवित्र नदी या प्रदूषित नदी भी बोल सकते हैं, दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर यह बनाने वाले कौन थे? हमारा भारत सरकार प्लस झारखंड सरकार और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। ठीक है, इस टोटल नदी पर, दामोदर नदी पर डैम बनाया गया जिसको कहते हैं दामोदर घाटी प्रोजेक्ट। दामोदर घाटी प्रोजेक्ट या दामोदर वैली कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में टोटल 8 डैम बनाए गए हैं। 8 डैम बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम कहां पे होता है? यह उद्गम होता है टोरी चंदवा से। ठीक है, और बहते हुए हजारीबाग पठार, रांची पठार, बहते हुए धनबाद की कोयला नगरी से निकलते हुए आगे आपका जाती है वेस्ट बंगाल पे, जहां पे यह बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है क्योंकि इसका रास्ता चेंज हो जाता है और वह बंगाल का शोक भी कहलाती है और आगे जाके ये हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम शामिल है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और ये क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम मैप लाए हैं। आप मैप में देख सकते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम का मैप देख सकते हैं। ठीक है, पूछा है कि यूनाइटेड किंगडम में कौन शामिल है। देखिए यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। यूके में जनरली 4 चीज शामिल होते हैं, जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। ठीक है, ये 4 चीज शामिल होता है और ये देखो शुरू के 4 चीज, वेल्स और एक और है नॉर्दर्न आयरलैंड। आयरलैंड यानी कि आप देख सकते हैं ये वाला जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये हो गया स्कॉटलैंड, ये वाला, फिर ये वाला पूरा एरिया इंग्लैंड हो गया, ये वेल्स हो गया और ऊपर वाला ये नॉर्दर्न या नॉर्थ आयरलैंड हो गया। तो ये चारों मिलकर एक क्षेत्र बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। यानी कि किंगडम जो है 4 किंगडम है और इसको यूनाइट करके, जैसे यूएसए कैसे 50-51
राज्यों को मिलाकर यूनाइटेड स्टेट बनता है, उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम बनता है। और ये क्या तुम बोलते हैं, इसी को हम लोग ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट कहा जाता है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट कहा जाता है, जिसमें तुम्हारा आयरलैंड भी शामिल हो जाता है। लेकिन जो मेन यूके है उसमें से स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नदर आयरलैंड शामिल होता है। और अगर सिर्फ तीनों को देखें, अगर नदर आयरलैंड को हटा दिया जाए तो ये तीनों क्या बन जाता है, ऊपर का ये तीनों को हम लोग बोलते हैं, जो सुनते आ रहे हैं बचपन से, ब्रिटेन। यानी जो हम लोग ब्रिटिश सुनते आ रहे हैं, ये ब्रिटिश सिर्फ इंग्लैंड का ना होकर स्कॉटलैंड और वेल्स के होते हैं। और अगर तीनों का राजधानी देखें तो ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, तीनों का राजधानी कहां होता है, तीनों का राजधानी लंदन होता है। लेकिन बाद में इनकी अपनी अपनी खुद भी राजधानी है, लेकिन जो प्रशासनिक राजधानी है वो है लंदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड भी हो जाएगा, उत्तरी आयरलैंड भी हो जाएगा, उत्तरी वेल्स भी हो जाएगा, स्कॉटलैंड, मतलब सभी हो जाएगा, यानी क और ग चारों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आजा क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि आप बचपन से पढ़ रहे हैं, आपको बचपन से सुनते आ रहे स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय शासन का इसको बोलते हैं रिपन बोला जाता है। आप बार बार इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको आसानी से याद हो जाती है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन बोलता है। जनरली ये क्या होते हैं, ये आपका क्या थे, लॉर्ड रिपन 1882 में भारत में प्रांतों में क्या होता है, भारत में बहुत सारे प्रांत बटे हुए थे, तो प्रांतों में स्थानीय सरकार का आयोजन किया जाता है। स्थानीय सरकार कहने का क्या मतलब हुआ, स्थानीय सरकार कहने का मतलब वो सरपंच का, मुखिया का चुनाव करवाना, या सरपंच लेवल पे मुखिया स्तर पर काम करना, ग्राम पंचायतें बनाना, वो सब होता है स्थानीय लेवल का सरकार। उसी को स्थानीय सरकार का शुरुआत किया था रिपन ने। इसी को लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक। मायो में क्या हुआ था, मायो 1872 में आपका हुआ था जनगणना वाला, सेंसस वाला, ठीक है। चेम्सफोर्ड, उसमें चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था 1919 वाला। मार्ले मिंटो 1909 वाला जो सुधार हुआ था वो सब आता है। ये सब क्या थे, ये जस्ट जनरली वायसराय थे। तो लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये सब वायसराय थे। और वायसराय लोग जनरली क्या होते हैं, एक तरह से भारत में ब्रिटिश टाइम के जमाने में इन लोग अपने आप को जैसे आज का प्रधानमंत्री समझ रहे, उससे इनको तुलना कर सकते हैं, जैसे लॉर्ड सब थे, नाम के लॉर्ड है, लॉर्ड मतलब भगवान, इन लोग को तो कमी ना खाओ तो कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रिवोल्यूशन संबंधित है, यह बोल रहा है गोल्डन रिवोल्यूशन। देखिए रिवोल्यूशन वाले से क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा रिवोल्यूशन आप लोग को हम जब पहला वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे, बहुत सारा रिवोल्यूशन, ठीक है। उसी रिवोल्यूशन से है गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन किसको कहते हैं, गोल्डन रिवोल्यूशन कहते हैं इसे बागानी कृषि को। बागानी हो गया, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, जहाँ फूल फल और सब्जियां उगाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गोल्डन रिवोल्यूशन। तो कहाँ से हो गया, बागानी तुम्हारा आपका उद्यानिकी, यानी कि बागानी कृषि, ये हो गया बागानी, जिसको इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया गोल्डन रिवोल्यूशन। मत्स्य वाला आप जानते हैं क्या होता है, ये मछली पालन, यानी कि ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन। कृषि के लिए फेमस ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन। दुग्ध विकास, ये क्या हो गया, डेयरी किसके लिए था, ऑपरेशन फ्लड, या आपका दुग्ध ऑपरेशन फ्लड इसके लिए हुआ था। और इसके लिए क्रांति हुआ था व्हाइट रिवोल्यूशन, या श्वेत क्रांति भी बोलते हैं, या व्हाइट रिवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख उद्यानिकी। अब देखिए धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, यानी धान का जैसे खेत होता है वहां पे बहुत ज्यादा धान पैदावार होता है, तो धान के खेत से बहुत सारी गैस का भी उत्सर्जन होता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, इसकी वजह से निकलता है। और साथ में नेचुरली भी गैस निकलता है। और ये जो कौन सी निकलता है, ये निकलता है मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन गैस निकलता है। इस चारों ऑप्शन में मीथेन का क्या फॉर्मूला दिख रहा है, CH4 आपका मीथेन होता है, आंसर हो जाएगा मीथेन। NH3 क्या होता है, ये अमोनिया। और ये किस में होता है, ये आपका यूरिया में होता है, जो यूरिया यूज करते हैं उसमें क्या होता है, अमोनिया। H2S क्या, ये हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एक तरह से क्या है, एक तरह से पॉल्यूटेंट है। और CO2 जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, क्यों की जाती है, इसका क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कि वित्त आयोग क्यों, मैंने सीधा बताया वित्त आयोग क्यों बनाया जाता है। तो आप लोग को जैसे बताए थे वित्त आयोग के बारे में कि वित्त आयोग को जनरली, वित्त आयोग कौन सा आर्टिकल में है, संविधान का आ गया तो आर्टिकल होगा, ये आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है, ठीक है। वित्त आयोग 5 साल के लिए बनता है,
अभी वर्तमान में वित्त आयोग 2026वां क्या बोलते हैं 2026 के लिए वित्त आयोग गठन किया गया। कौन सा वित्त आयोग? 16वां वित्त आयोग, जिसका टाइम पीरियड 2026 से 2030 रखा गया है। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष है बताइए, लास्ट में बताया था क्लास में कैसे अध्यक्ष कौन थे, बताइए इसको। 5 से बनता है आर्टिकल। जैसे वित्त आयोग का क्या काम है? वित्त आयोग का काम है करों का बंटवारा करना, करों का बंटवारा का सलाह देना या अनुशंसा करना। अब जनरली जो सलाह देता है उसको मान ही लिया जाता है सरकार के द्वारा। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में, राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्भरता के लिए, नहीं वित्तीय के लिए नहीं करता। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश, यानी कि यही करता है राजस्व, यानी कि कर का बंटवारा का निर्धारित करने के लिए। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। जब ये ऑप्शन सही हो गया तो ऑप्शन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस। देखिए फिर से आ गया, आपको बताया था ना कल जो बताए थे कि आपका क्वेश्चन एक हमेशा फिक्स रहेगा दिवस का, तो दिवस का क्वेश्चन पढ़ना होगा। ठीक है, चारों डेट को देखते हैं। विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एड्स दिवस नहीं मनाया जाता, एड्स प्रतिशत दिवस मनाया जाता है, लेकिन जनरली बोला जाता है 1 दिसंबर को एड्स प्रतिषेध दिवस मनाया जाता है, प्रतिषेध दिवस। ठीक है, उसी तरह से 12 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। क्यों मनाया जाता है 12 जनवरी को युवा दिवस? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का आपका जयंती मनाया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस उनके उपलक्ष्य मनाया जाता है। 7 अप्रैल कल बताए थे कॉल क्वेश्चन में, स्वास्थ्य दिवस पे, स्वास्थ्य दिवस 12 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 1 मई को क्या होता है? मजदूर दिवस। ठीक है, तो यहां से 4 ऑप्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित किया था? ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था, तो अंग्रेजों के टाइम पे कर वसूलने के लिए अलग अलग सिस्टम लाया जाता था, तो इसको राजस्व व्यवस्था नाम दे दिया गया। तो अंग्रेजों ने 3 तरह के कर व्यवस्था लाया था, 3 तरह का राजस्व व्यवस्था वसूलने के लिए लाया गया था। तो कौन कौन से लाया गया था राजस्व व्यवस्था? 3 तरह के थे। ठीक है, पहला जो राजस्व व्यवस्था लाया गया था उसको बोलते हैं अस्थाई, अस्थाई या जमींदारी, जमींदारी। ठीक है, दूसरा अस्थाई लाएगा, दूसरा क्या लाएगा? रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तीसरा था महलवाड़ी, महलवाड़ी। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्ती कब लाया गया? ये लाएगा 1793 ईस्वी में। रैयतवाड़ी कब लाया गया? 1820 में। और महलवाड़ी कब लाया गया? 1822 में। ठीक है, जो रैयत और अस्थाई जमींदारी था, इसको लाने वाला कौन था? इसको लाने वाला था कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस। हमसे क्या पूछा क्वेश्चन? हमसे पूछा, यही पूछा है कि स्थायी भू राजस्व स्थापित करने को लाया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये स्थायी जमींदारी में क्या होता था? जैसे इसमें होता था कि जिसको ये जमींदार को दे दिया जाता था एक भूमि का जैसे टुकड़ा था, जितना जमींदार को दिया जाता कि आप यहां से कर वसूलिए और अंग्रेज को दीजिए। और ये कर वसूलने का एक निश्चित फिक्स कर देता था पैमाना कि आप इतना कर वसूलिए, आपको इतना टैक्स सरकार को देना पड़ेगा, आप चाहे कर वसूलिए या किसी भी तरह से वसूलिए। तो कितना टैक्स फिक्स किया गया था इसमें फिक्स किया गया था 1/11 भाग और 10/11 भाग। ठीक है, 1/11 भाग किसको दिया जाता था? जमींदार को, और 10/11 भाग किसको दिया जाता था? अंग्रेज को। ठीक है, ये कर का व्यवस्था फिक्स किया गया था और इसी को अस्थाई जमींदारी। ये जनरली अस्थाई जमींदारी कौन सा भाग में था? ये भाग में था बंगाल के आसपास क्षेत्रों वाले, जितने भी बंगाल हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वो क्षेत्र वाले लगभग 20%, भारत के 20% हिस्सों में अस्थाई जमींदारी था। रैयतवाड़ी जो बहुत ज्यादा हिस्सों में था, लगभग 60% में, और महलवाड़ी भी 20% था। रैयतवाड़ी जनरली कहां पे था? ये दक्षिण भारत में। ठीक है, और महलवाड़ी कहां पे था? ये आपका पश्चिमी भारत में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चमगादड़ निम्नलिखित में किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? ठीक है, चमगादड़ को देखते होंगे बहुत अंधेरा में उड़ते रहता है, इधर उधर ऐसे ड्रैगन टाइप का, बैटमैन उड़ते रहता है। ठीक है, तो बैटमैन वाला चमगादड़ है। जनरली बैटमैन देखे होगे फिल्म, आप लोगों को तो पता होगा, अंधेरे में निकलता है बैटमैन। तो अंधेरे में ही क्यों निकलता है इसका देखते हैं, किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकता है, जब अंधेरे में देख ही सकता तो अंधेरे में क्यों निकलेगा? कोई नहीं देखता अंधेरे में। इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। उनकी टांग कमजोर होती है। ये कोई बात हुआ? ये ऑप्शन बनाने वाले भी देखिए कितना मजाक करते हैं, उनकी टांग कमजोर है। अरे भैया टांग से थोड़ी उड़ता है, उड़ता तो पंख से है। कभी देखा है किसी को टांग से उड़ता हुआ? ये ऑप्शन रोग बनाया है, यानी उसकी टांग कमजोर होती है। ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। टांग कमजोर होती है, भूमि पर परपज्जी उन पर हमला कर देंगे इसलिए उड़ने लग जाता है। ये कोई बात हुआ?
तो ये भी गलत हो गया। ये रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं, ऐसा भी नहीं है। कभी देखते हैं चमगादड़ उड़ता है तो वो अपने साथ में रोशनी या अपने साथ में टॉर्च बांध के चलता है या अपने साथ में ट्यूबलाइट लाद के चलता है, ऐसा भी नहीं है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी 3 ऑप्शन गलत हो गया। तो चौथा क्या हुआ, वे प्रासरभ्य ध्वनि तरंगे का उत्पन्न करते हैं, प्रासरभ्य ध्वनि तरंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक तरंगे या प्रासरभ्य ध्वनि तरंगे क्या होता है कि 20 हर्ट्ज से ज्यादा वाला, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा तेज साउंड उत्पन्न करना ही हमको कहते हैं प्रासरभ्य ध्वनि। और ये प्रासरभ्य तो बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न करते हैं और ध्वनि आपस में जाकर आपस में जाती है और टकरा कर वापस आती है। इससे पता चलता है कि आगे दीवार है या आगे खाली स्थान है। अगर टकरा कर वापस नहीं आई तो आगे समझ में आ गया खाली स्थान है, तो वहां पे चल जाते हैं। टकरा कर वापस आ गई, यहाँ पर दीवार है या ऑब्स्टेकल है, तो वहां पे उसका टर्न ले लेती है। ठीक है, तो ये आपका प्रासरभ्य ध्वनि का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर। देखिए ये कॉरिडोर बहुत फेमस है, इसलिए फेमस है कि ये इस कॉरिडोर में के तहत भारत और बांग्लादेश वाले क्षेत्रों में एक समझौता हुआ था और उस समझौता के तहत गांवों को एक्सचेंज किया गया था। ठीक है, जो 6वां संविधान संशोधन है। कौन सा संविधान? 6वां संविधान संशोधन। ठीक है, और 6वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर को हमारा बांग्लादेश और भारत के साथ में साझा किया गया। भारत और पाकिस्तान के साथ में कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान के साथ कौन सी रेखा है? कोई बोलता ही नहीं। ये है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और चीन के साथ में कौन सी रेखा है? ये मैकमोहन। बांग्लादेश और पाकिस्तान का कहीं से जुड़ाव नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश भारत के आपका पूर्वी साइड में है और पाकिस्तान भारत के पश्चिमी साइड में। एक टाइम पे दोनों एक ही जगह पे होते थे, दोनों पाकिस्तान होते थे, लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में, जिसमें पाकिस्तान को पटक पटक के पीटा गया और उसके बाद बांग्लादेश बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? देखिए राष्ट्रीय आय, अब मतलब भारत में कितना भारत का राष्ट्रीय आय है, भारत का कितना नेशनल इनकम है, उसका कौन डाटा जारी करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कौन डाटा जारी करता है? नीति आयोग। नीति आयोग का काम नहीं है, नीति आयोग क्या तरह है? एक तरह से थिंक टैंक है। ठीक है, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को। तो नीति आयोग का काम नहीं है। वित्त आयोग का काम नहीं है, वित्त आयोग का भी बताए थे। अभी क्या काम है इसका? काम है करों को बंटवारा करना, अभी कुछ देर पहले बताए थे। तो ये भी नहीं करती है। ठीक है, ये आपका कौन सा आर्टिकल में? 280 में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ये कोई संस्थान नहीं है। भारत का जो सांख्यिकी संस्थान का नाम है उसका है केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, यानी CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भारत की राष्ट्रीय इनकम का जारी करता है, गणना, राष्ट्रीय इनकम, राष्ट्रीय आय का गणना करता है, गणना करता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आप लोग को बताए थे कि 3 विधि होता है, 3 विधि। ठीक है, 3 विधि कौन कौन सी है? आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इतिहास में सबसे पागल और अधकपारी राजा कौन हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में कहा जाता है, ये देखिए ऐसा नहीं है कि पागल था, लेकिन बोला जाता है, इतिहासकारों के द्वारा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने जो काम किया था बहुत सोच समझ के किया था। अपने लाइफ में ये 3 काम किया, बहुत सोच के किया कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मोटिव भी इसका अच्छा था, लेकिन हुआ उल्टा है। बोलते हैं ना, किस्मत जब खराब होता है तो आप गड्ढे में छोड़, आप खुले रास्ते में गिर जाते हो। तो वही इसके साथ हुआ, और यही जनरली मोहम्मद बिन तुगलक को, इतिहास में तुगलक वंश का दूसरा शासक था जिसको MBT के नाम से फेमस था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने 1327 ईस्वी में पहली बार क्या किया? इसने राजधानी परिवर्तन किया, राजधानी परिवर्तन। ठीक है, राजधानी परिवर्तन किया। कहां से किया? अब देखो जनरली ये दिल्ली सल्तनत का काल है, दिल्ली सल्तनत में राजधानी दिल्ली हुआ करता था, लेकिन इसका मूड हुआ कि भाई दिल्ली की वजह से हम दक्षिण भारत में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दक्षिण भारत को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सोचा क्यों ना राजधानी को दक्षिण भारत में ट्रांसफर कर दिए। इस बेवकूफ को समझना चाहिए, इतना बड़ा सेना, इतना बड़ा प्रशासनिक संस्था, इतना बड़ा नौकर चाकर, शाही राजखाना, सब कुछ को उठा के ले जाना कितना बड़ा मुश्किल काम होगा, कितना खर्च होगा। इसके वजह से उसको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा और यह परिवर्तन फेल रहा। राजधानी परिवर्तन कहां से किया था? दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया। और दौलताबाद कहां पे है? ये औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद के पास में एक शहर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र दक्कन इंडिया में।
आपका दौलताबाद सिटी है। तो पहला गलती ये किया। दूसरा गलती है इसने क्या किया था, दूसरा गलती किया था सांकेतिक मुद्रा चलाकर, कुछ ज्यादा ही जल्दी में था, सांकेतिक मुद्रा चलाकर। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा, तांबे का मुद्रा चलाया और इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में बहुत ज्यादा नकली मुद्रा आ गया। तो सांकेतिक मुद्रा की वजह से बहुत ज्यादा नकली मुद्रा आ गया और नकली मुद्रा आने से क्या होता है, अर्थव्यवस्था बिगड़ गया और अर्थव्यवस्था बिगड़ने से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। किया भले के लिए, लेकिन क्या हुआ, उल्टा पड़ गया। ये भी क्या किया, फेल कर गया। तीसरा जो काम था, मुख्य काम, कि चलो भाई दोनों से बहुत नुकसान हुआ तो तीसरा अलग काम करते हैं, इसने कर लगा दिया। और कहां कर लगा दिया, दोआब क्षेत्रों में, दोआब में कर्म वृद्धि, दोआब क्षेत्रों में कर वृद्धि। ठीक है, जिसके वजह से जो किसान है वो भूखमरी की हालत मरने लगे, ज्यादा लगान नहीं दे पाए, जिसके वजह से तुम्हारा किसानों ने इसका खुल के विरोध किया और ये भी फैसला वापस लेना पड़ेगा और ये भी नुकसान हुआ। तो एक तरह से क्या हुआ, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, तीनों काम अच्छे के लिए गए थे लेकिन खराब हुआ, इसलिए इसको पागल राजा कहते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, क्या क्वेश्चन था, भूल जाते हैं क्वेश्चन भी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया, अभी बताया, दिल्ली से कहां ले गया, दौलताबाद। ऑप्शन सी दौलताबाद। वारंगल कहां पे है बताइए, ये आपका तेलंगाना में है। ठीक है, फतेहपुर सिकरी कहां है, ये आगरा के पास में है। और ये यहां पे क्या किया था, अकबर ने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी, फतेहपुर सिकरी। औरंगाबाद ये कहां पे है, ये भी तो आपका महाराष्ट्र में है। और यहां पे किसने औरंगाबाद किसने बसाया था, औरंगजेब का नाम से ही औरंगाबाद नाम रखा था, ये औरंगजेब का बसाया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता, बताओ कौन सा रोग विषाणु यानी वायरस से नहीं होता। ठीक है, तो पूछ रहा है, तो इसमें देखना पड़ेगा कि 4 में से 3 ऑप्शन तो वायरस का होगा। अब बताइए कौन कौन सा वायरस से होता है। सबसे पहले देखते हैं चेचक। चेचक क्या है, वायरस से होता है बीमारी, ये भी वायरस से। कौन सा वायरस होता है, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस से ये बीमारी होता है। ठीक है, चेचक। पोलियो, पोलियो एक वायरस का ही नाम है, जिसके नाम पे ही एक बीमारी का नाम पड़ गया था, यह भी क्या है, वायरस है, पोलियो वायरस, बताया जाता है ना, पोलियो वायरस। ठीक है, कोरोना, आप जान ही रहे हो कोरोना से कितना मरे थे, कितना निपटे थे। और क्या था ये कोरोना वायरस, पता ही होगा, जिसको कोविड वायरस भी बोलते हैं, कोविड-19 वायरस। ठीक है, जनरली इसको चाइनीज वायरस बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये और बच गया प्लेग। प्लेग क्या है, बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया से फैलता है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, प्लेग बैक्टीरिया से फैलने वाला। जनरली क्या होता है, प्लेग बैक्टीरिया से फैलता है, चूहे के द्वारा फैला जाता है, चूहे के द्वारा। इसलिए चूहे का सामान अगर कुछ काट दिया और उस गलती से इंसान खा लिया, अगर चूहे के अंदर वो बैक्टीरिया है, प्लेग वाली बैक्टीरिया, तो इंसान के बॉडी में पहुंच जाएगी और ये संक्रामित रोग है, तो धीरे धीरे करके पूरा फैल जाता है। हम लोग देखे हैं इतिहास में प्लेग से बहुत ज्यादा महामारी हुआ है, अकाल हुआ है, और एक तरह से आपका फेमाइन आया था, यानी कि फेमाइन का मतलब क्या होता है, पूरा बहुत बड़ा संकट आना, अकाल पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लोकतंत्र के 2 रूप होते हैं। देखिए लोकतंत्र के 2 रूप होते हैं, एक होता है जहां पे प्रधानमंत्री प्रमुख होता है और एक होता है जहां पे राष्ट्रपति प्रमुख होता है। अगर हम एग्जांपल ले तो अमेरिका और भारत दोनों क्या है, दोनों लोकतंत्र है, लेकिन दोनों का सिस्टम अलग है। वहां पे राष्ट्रपति को महान माना जाता है और भारत में प्रधानमंत्री को माना जाता है। यही 2 रूप होते हैं। इसी 2 रूप को कहा जाता है, एक होता है संसदीय प्रणाली, एक होता है अध्यक्षीय प्रणाली। कहीं दिख रहा है संसदीय और अध्यक्षीय, इसका हो गया आंसर संसदीय और अध्यक्षीय। अगर देखा जाए तो ढंग से, तो लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है, एक हो गया संसद वाला और एक हो गया अध्यक्ष वाला। ठीक है, संसद वाला में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है और अध्यक्ष वाला में कौन प्रमुख होता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो संसदीय और अध्यक्षीय इसका संसद हो गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो, ये भी आपका लोकतंत्र का भाग है, लेकिन लोकतंत्र का रूप नहीं है, 2 रूप नहीं है। लोकतंत्र का डिफिनेशन है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। राजतंत्रीय और गणतंत्रीय, ये लोकतंत्र नहीं है। राजतंत्रीय कोई लोकतंत्र नहीं होता। राष्ट्रीय मतलब राजा का शासन करना और गणतंत्र मतलब जनता का शासन करना। गणतंत्र लोकतंत्र होता है, राजतंत्र लोक नहीं होता। संसदीय और राजा, यहाँ पे राजा जैसी वर्ड आता है वैसी काट दीजिए, लोकतंत्र से कोई मायने मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना एक कौशल कार्यक्रम है, कौशल कार्यक्रम है। ठीक है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था इस योजना का। और इस योजना में भी हाल ही में आपका इस जनवरी में, कुछ दिन पहले ही, 7-8 ही जनवरी को शायद होगा, कि कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर ने इस योजना को लागू किया। और इस योजना में क्या होता है, इस योजना के तहत क्या होता है, इसके तहत क्या लिख रहे हैं, इसके तहत लोन दिया जाता है, यानी ऋण दिया जाता है, बहुत कम रेट पर ऋण दिया जाता है। कितना का ऋण दिया जाता है, इसमें 3 लाख का ऋण दिया जाता है। कितना परसेंट दिया जाता है, 5% वार्षिक पर,
5% वार्षिक पर ऋण दिया जाता है और ये 3 लाख में 2 किस्तों में दिया जाता है। पहली बार 1 लाख दिया, 2 लाख दिया जाता है, फिर पहली बार 1 लाख दिया जाता है, फिर 2 लाख दिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। अब बताइए जम्मू कश्मीर कब अलग हुआ था? लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये हुआ था 5 अगस्त 2019 को। धारा 370 खत्म किया गया था, बवाल आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी, ये हमारा लगता है टाइपराइटर को उठा के फेंकना पड़ेगा, इस तरह से लिखा जाता है। टाइपराइटर का ना दिमाग थोड़ा सा सटका हुआ है, अभी कुछ और में चल रहा है बीजी। ठीक है, हाल ही किस देश के ज्वालामुखी माउंट लेवाटोबी लाकी में भयंकर विस्फोट हुआ? ठीक है, ये नाम है ज्वालामुखी का, लेवाटोबी लाकी। जनरली ये 2 टाइप का ज्वालामुखी होता है, इसको जो बोलते हैं, ये ज्वालामुखी को जुड़वा ज्वालामुखी बोला जाता है। जुड़वा ज्वालामुखी विश्व में एकमात्र जगह है जहां पे ज्वालामुखी को भी ट्विंस होते हैं, जुड़वा। ठीक है, और ये जुड़वा ज्वालामुखी कहां पे है? ये इंडोनेशिया देश में है। इंडोनेशिया देश जनरली रिंग ऑफ फायर, यानी कि जो प्रशांत परिमेखला होता है, जहां पे ज्वालामुखी क्षेत्र हमेशा आते रहते हैं, रिंग ऑफ फायर इस तरह से देखे होंगे मैप में, इस तरह से होता है। और इस तरह से तुम्हारा आपका पर ये क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, जापान वाला क्षेत्र, वो सब बसे हुए उस क्षेत्र पे, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में ज्यादा ज्वालामुखी आता है। और जुड़वा ज्वालामुखी, एक का नाम है माउंट लेवाटोबी का, 2 ज्वालामुखी, एक है लाकी और एक है पैरामोमियन। नाम भी थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है, 2 ज्वालामुखी है, जिसको एक साथ बनाए इरप्ट होते हैं, इसका नाम है जुड़वा ज्वालामुखी, और ये कहां पे? इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया का अगर देखें तो इसका राजधानी चेंज हुआ था अभी हाल ही में, पिछले साल राजधानी चेंज करके, पहले क्या था राजधानी जकार्ता, फिर चेंज हुआ, अब फिर से राजधानी चेंज करके यहां से लाया। ठीक है, उसी तरह से इंडोनेशिया का जो करेंसी है वो क्या है? रुपया। लेकिन यहां का रुपया और वहां का रुपया में अंतर है। वहां जाकर 5 लाख का भी कॉपी पीजिएगा ना, 5 लाख रुपया का, तो यहां के बराबर 2000 भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो MRIC के साथ समझौता हुआ, और MRIC का संबंध किससे है? ये देखिए, ये MRIC एक छोटा कंट्री का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मॉरिशस का है, मॉरिशस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मॉरिशस रियूनियन रिसर्च और काउंसिल है ये। ठीक है, इसका हो गया मॉरिशस। मॉरिशस कहां पे है? मॉरिशस हिंद महासागर में एक द्वीप है, हिंद महासागर का। ठीक है, इसका राजधानी क्या हो गया? राजधानी हो गया पोर्ट लुई। ठीक है, उसी तरह से मंगोलिया का राजधानी क्या है? उलान बटेर। ठीक है, म्यांमार की राजधानी क्या है? नई पाई ताओ, या इसका जो पूर्ण राजधानी को रंगून भी कहा जाता है। और मैक्सिको का राजधानी मैक्सिको सिटी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली अंतरदेशीय जल मार्ग विकास परिषद की बैठक कहां पे हुई? पहली अंतरदेशीय जल मार्ग, यानी कि जल मार्ग क्या होता है? वाटरवेज, यानी कि नदियों के ऊपर भी परिवहन बनाना, उसको वाटरवेज। जैसे कि NW1 इसका होता है ना, हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना NH1 NH2, उसी तरह से NW भी होता है। NW होता है वाटरवेज, यानी नदियों के ऊपर रास्ता बनाना, कोई वाटर कहते हैं। NW1 का रास्ता कहां पे है? ये आपका बनारस से लेकर हल्दिया तक में दिखा जाता है, जो गंगा नदी पर है। और इसी के ऊपर टोटल लगभग 7 से 8 अभी तक बनाए जा चुके हैं, और आने का आगे भी बहुत सारा प्रस्ताव है। इसी के ऊपर पहली बार कलकत्ता में शिपिंग जल मंत्री द्वारा, कौन सा मंत्रालय के द्वारा? परिवहन पोर्ट एंड जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा मीटिंग किया गया। और कहां किया गया? कलकत्ता शहर में। कलकत्ता कौन सी शहर है? वेस्ट बंगाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो आपका अंतिम क्वेश्चन है आज का, अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के आदि के कीर और वांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग मिला है? देखिए, नाम से लगेगा टेढ़ा, लेकिन अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़े होंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको पढ़ना होगा, आपको करंट अफेयर को भी साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, और करंट अगर आप पढ़े हैं तो क्वेश्चन सीधा टिक मारेंगे। जैसे आदि के कीर, आदि के कीर क्या है? मतलब ये एक अदरक की प्रजाति है, अदरक जो अदरक आप खाते हैं उसकी प्रजाति है। और वांचो लकड़ी कहने का मतलब लकड़ी है जो वांचो ट्राइब से, ये क्या है? ट्राइब है। ठीक है, वांचो ट्राइब है, यानी जनजाति है। ये कहां की है? ये अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश और के ट्राइब में देखेंगे तो मिसमी हो गया, डफला हो गया, इस टाइप से अरुणाचल प्रदेश में और भी ट्राइब्स पाए जाते हैं। ये कहां का GI टैग? आपका अरुणाचल प्रदेश का है, आदि के कीर और वांचो लकड़ी। ठीक है, आज का आपका सेशन कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।